वेलकम टू मैथ्स विद पैशन कम्युनिटी। और आज इस कम्युनिटी में ऐड होने जा रहे हैं क्लास 8 के स्टूडेंट्स भी, क्योंकि आपसे मैथ्स विद पैशन क्लास 8 स्टूडेंट्स के लिए भी मैथ्स के वीडियोस को अपलोड करेगा। और हमेशा की तरह कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा ताकि बच्चों के मैथ्स का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो सके। सो क्लास 8 स्टूडेंट्स, आपके लिए फर्स्ट वीडियो है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस पर। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। बच्चों, तो सबसे पहले चीज़ ध्यान रखने की, डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशंस जब हम बात करते हैं या डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस की बात करते हैं, तो प्रोपोर्शन की जगह अगर वेरिएशन वर्ड लिखा है तो भी मतलब एक होता है, एक ही सेंस है। अब सबसे पहले हम सीख समझते हैं कि वेरिएशन का मतलब ही क्या होता है या इस प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है। ठीक है, वेरिएशन का मतलब है आपको सपोज दो क्वांटिटी दी है, ठीक है, मैंने लिखा है एक आइटम और एक मैंने लिखा है कॉस्ट। तो इस वेरिएशन का मतलब है कि अगर सपोज मेरे पास कोई आइटम, हम मार्केट गए, मैंने 10 कोई चीज़ें खरीदी थी और उनकी कॉस्ट थी 1000। अब ऑब्वियसली अगर हम अपनी नंबर ऑफ़ आइटम्स बढ़ा देंगे, ये हमारी है नंबर ऑफ़ आइटम्स, अगर हम नंबर ऑफ़ आइटम्स बढ़ाकर 20 करते हैं तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब जब नंबर ऑफ़ आइटम्स बढ़ी तो उसकी वजह से, नंबर ऑफ़ आइटम्स के इंक्रीज़ होने की वजह से कॉस्ट में भी इंक्रीज़ हुआ। तो ये एक आइटम में चेंज आने की वजह से जो दूसरी आइटम में चेंज आता है उसे हम कहते हैं वेरिएशंस। ठीक है, अभी वेरिएशन या तो डायरेक्ट हो सकता है या इनडायरेक्ट वेरिएशन हो सकता है। इसी को हम थोड़ी और क्लियरली समझने की कोशिश करते हैं। सो नंबर ऑफ़ आइटम जब आपकी बढ़ती हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं इंक्रीज़। जब हमारी नंबर ऑफ़ आइटम्स बढ़ती हैं तो ऑब्वियसली उसके रिगार्डिंग जो मनी हम उस पर स्पेंड करेंगे वो भी हमारी क्या होती है, बढ़ती है, एंड वाइस वर्सा। यानी जब कम होती है नंबर ऑफ़ आइटम्स, हम कम खरीदते हैं, तो उसके लिए जो मनी हम स्पेंड करते हैं वो भी हमारी कम होती है। ये तो हमारी हो गई एक सिचुएशन नंबर 1। अब ऐसी ही हम कोई और सिचुएशन भी सोच सकते हैं। अब सेकंड सिचुएशन के बारे में हम बात करते हैं कि और कहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि एक आइटम या एक क्वांटिटी में चेंज आने से दूसरी आइटम या क्वांटिटी में चेंज आता है। सपोज आपका घर है यहाँ पे इस पॉइंट ए पर, आपका स्कूल है यहाँ, और आप, ठीक है, मॉर्निंग में आप स्कूल पहुँचते हो, घर से आपको टाइम लगता है सपोज 40 मिनट्स। ठीक, स्पीड, जिस स्पीड से आप जिस भी व्हीकल में जाते हो उसकी स्पीड है 40, इसे हम 40 कर लेते हैं। ठीक है, अब मान लो किसी दिन आप लेट हो गए स्कूल जाने के लिए, तो ऑब्वियसली आपके पास क्या है, टाइम क्या है आपके पास, कम। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जिस भी व्हीकल से आप जा रहे हो या आप अगर पापा आपको ड्रॉप करने जा रहे हैं तो आप पापा से क्या कहते हो, पापा आज तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो उस कंडीशन में पापा 40 की जगह स्पीड बढ़ा देते हैं, सपोज 50 किलोमीटर पर आवर। तो इस पॉइंट से हमने क्या सीखा कि अगर हमारे पास टाइम और स्पीड में भी एक रिलेशन हम देखते हैं, क्या कि जब आपका पहले टाइम 40 मिनट था तब आपकी स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आवर, और जब आपके पास टाइम कम हो गया, सपोज़ आप जब स्कूल के लिए आपने देखा कि आप लेट हो रहे हो तो आपके पास सिर्फ टाइम बचा था 20 मिनट्स, तो स्पीड बढ़ गई थी 50 किलोमीटर पर आवर के अकॉर्डिंगली। यानी जब टाइम कम होता है, टाइम डिक्रीज़ होता है, तो हमें स्पीड को बढ़ाना, अप करना पड़ता है। पहले 40 थी, अब 50 आपको स्पीड करनी पड़ गई। कब, जब टाइम 40 मिनट से आपके पास सिर्फ 20 मिनट रह गया। तो इसमें हमने कौन सा वेरिएशन देखा है, वो हम
कैसे समझेंगे? देखो टाइम क्या हो रहा था? डिक्रीज। जब टाइम डिक्रीज हो रहा था तो हमारी स्पीड इंक्रीज हुई। अब पहले वाले और दूसरे वाले में डिफरेंस देखो। पहले वाले में जब हमारी नंबर ऑफ़ आइटम्स इंक्रीज़ हो रही थी तो उन पर जो हम मनी स्पेंड कर रहे थे वो भी बढ़ रही थी, यानी आइटम्स में इंक्रीज़ होने से मनी स्पेंड भी बढ़ रहा था। तो ये जो वेरिएशन हो रहा था सेम था, दोनों में ही इंक्रीज़ हो रहा था। और इसी तरीके से अगर हम कहें कि आइटम्स अगर कम हो जाएंगी तो उस पर जो हम मनी स्पेंड कर रहे हैं वो भी कम हो जाएगा। ठीक है। और इस सेकेंड सिचुएशन में हम क्या देख रहे हैं कि जब टाइम कम हो रहा है तो हमें स्पीड बढ़ानी पड़ रही है, यानी एक क्वांटिटी में डिक्रीज होने पर दूसरी क्वांटिटी में उसके इफ़ेक्ट की वजह से इंक्रीज देखने को हमें मिल रहा है। तो बच्चों इन वेरिएशंस को हम कहेंगे जब सेम आपको चेंज देखने को मिल रहा है, यानी एक क्वांटिटी में चेंज से जो दूसरी क्वांटिटी में चेंज आ रहा है और वो दोनों जो चेंज है सेम हो, तो ऐसे वेरिएशंस को हम नाम देते हैं डायरेक्ट वेरिएशंस। सो डायरेक्ट वेरिएशंस कौन सा होता है? जहाँ पर एक क्वांटिटी में चेंज आने से दूसरी क्वांटिटी में भी चेंज आता है बट ये सेम होता है। अगर वो क्वांटिटी बढ़ रही है तो सेकेंड वाली क्वांटिटी भी बढ़ेगी, अगर वो क्वांटिटी कम हो रही है तो सेकेंड वाली क्वांटिटी भी कम होगी। अब सिचुएशन 2 में क्या हो रहा है? जब हमारा टाइम कम हो रहा है तो हमें स्पीड बढ़ानी पड़ रही है, यानी एक क्वांटिटी में जो चेंज आता है उसकी वजह से दूसरी क्वांटिटी में चेंज तो आता है बट ये कैसा चेंज होता है? ऑपोजिट। कैसा चेंज होता है ये? ऑपोजिट। अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है। तो ऐसे वेरिएशंस को हम कहते हैं इनवर्स वेरिएशन। ये पॉइंट क्लियर हो गया? अब इस डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशंस के हम और एग्जांपल्स देख सकते हैं। जैसे आप डिस्टेंस और टाइम का देख लो। सिचुएशन 3 में अब हम देखते हैं, हमने क्या लिया? डिस्टेंस और टाइम। ऑब्वियसली बच्चे जब हमारा डिस्टेंस बढ़ेगा तो उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए जो हमारा टाइम होगा वो भी बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको दिल्ली से अगर आगरा जाना है, लेट अस से ये 400 किलोमीटर है, तो आपको टाइम लगता है से 4 आवर्स। ठीक है। अब अगर आपको इससे ज़्यादा का डिस्टेंस कवर करना है, फॉर एग्जाम्पल मुंबई, ऑब्वियसली मुंबई का डिस्टेंस आगरा से ज़्यादा होगा तो वहाँ पर मुझे टाइम लग रहा है 2 आवर्स। सो बेसिकली हमने पॉइंट क्या सीखा कि जब हमारा डिस्टेंस बढ़ता है तो उसको कवर करने के लिए ऑब्वियसली हमारा जो टाइम पीरियड होगा वो भी बढ़ेगा। क्या सीखा? व्हेन डिस्टेंस इंक्रीज टाइम इज ऑल्सो इंक्रीज। अब क्योंकि यहाँ पर एक क्वांटिटी से दूसरे क्वांटिटी पर जो इफेक्ट आ रहा है, चेंज आ रहा है, वेरिएशन जो आ रहा है वो दोनों सेम है, दोनों ही इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये वेरिएशन हमारा कहलाएगा डायरेक्ट वेरिएशन। क्लियर? ये पॉइंट क्लियर हो गया डायरेक्ट वेरिएशंस का। इसको हम के लिए हम एक और सिचुएशंस को सोचते हैं। मान लीजिए आपकी क्लास के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ले रहे हैं हम, और यहाँ लेते हैं सपोज आपकी क्लास में मैम ने एनुअल फंक्शन के लिए या फेयर के लिए किसी भी रीज़न से मनी कलेक्ट की। आपकी क्लास के अंदर अगर 40 स्टूडेंट्स हो सो मनी कलेक्टेड हमने मान ली 4000 हुई। अब ऑब्वियसली अगर 30 स्टूडेंट्स होंगे तो मनी कलेक्टेड क्या होगी? 3000, राइट। तो इसका मतलब हमने यहाँ क्या देखा कि अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिक्रीज हो रहे थे तो जो कलेक्शन हो रही थी वो भी क्या हो रही थी? डिक्रीज। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर डिक्रीज हो रहे थे तो जो कलेक्शन थी वो भी हमारी डिक्रीज हो रही थी, यानी एक क्वांटिटी के चेंज की वजह से जो दूसरी क्वांटिटी में चेंज आया वो वेरिएशन कैसा था? डायरेक्ट वेरिएशन। एक का इम्पैक्ट दूसरे पर सेम आ रहा था, ये कम हो रही है तो वो भी कम हो रही है। तो जहाँ पर एक में इम्पैक्ट, एक में कमी से दूसरे में कमी, या एक में ज़्यादा होने से दूसरे में ज़्यादा हो रहा होता है, उसे हम कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन।
इसी तरीके से अगर हम क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल की बात करें, ये वो सब बच्चे सिचुएशंस में ले रही हूँ जिनसे जनरली हमें अपने न्यूमेरिकल्स में डील करना होता है, ताकि आपको वो न्यूमेरिकल करते वक्त ये गेस करना आसान रहे कि हमें डायरेक्ट वेरिएशन लगाना है या हमें इनवर्स वेरिएशन लगाना है। अब अगर डिस्टेंस हमारा बढ़ रहा है, मान लो हमें कोई डिस्टेंस 400 किलोमीटर कवर करना है, तो मुझे उसके लिए चाहिए 10 लीटर पेट्रोल फॉर एग्जाम्पल। अब अगर यही डिस्टेंस मेरा बढ़ जाता है और ये डिस्टेंस बढ़कर मेरा हो गया 800 किलोमीटर, तो ऑब्वियसली मुझे उसके लिए ज़्यादा पेट्रोल चाहिएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने इसको मान लिया 15 लीटर। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, जब हमारा डिस्टेंस बढ़ रहा है तो यहाँ पर हमारी क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल भी बढ़ रही है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया हमारा, डायरेक्ट वेरिएशन का। इतना आपको क्लियर हो गया। अब हमने सीखा क्या, हमने जो सीखा वो हमने सीखा द वैल्यू ऑफ x increases, value of y also increases, यानी जब x की वैल्यू बढ़ती है तो y की वैल्यू भी बढ़ती है। इन सच अ वे, इस तरह से, दैट द रेशियो एक्स वाई, अगर आप इसे x एज्यूम कर लेते हैं और हम इसे y एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। सो द रेशियो x अपॉन वाई डज नॉट चेंज। तो हम ये कह सकते हैं ऐसी कंडीशन में कि जब एक x की वैल्यू इंक्रीज होती है और y की वैल्यू भी उसी के अकॉर्डिंगली इंक्रीज होती है, कि इसकी वजह से जो x और y में रेशो होता है वो चेंज नहीं होता, तो इस कंडीशन में x एंड y आर इन डायरेक्ट वेरिएशंस, या आप कह सकते हो प्रोपोर्शंस, ठीक है। सो यहाँ पर कंडीशन क्या इंपॉर्टेंट है कि x और y के में जो रेशो हो से के, ये के क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, यानी जो x वर्सेस y में ये रेशो है वही रेशो इसमें भी आओ। डायरेक्ट वेरिएशंस को कुछ न्यूमेरिकल्स की हेल्प से समझते हैं। न्यूमेरिकल है, एन इलेक्ट्रिक पोल 14 मीटर हाई कास्ट अ शेडो ऑफ 10 मीटर्स। कोई इलेक्ट्रिकल पोल है जिसकी हाइट 14 मीटर है और उसकी शेडो बनती है 10 मीटर की। फाइंड द हाइट ऑफ अ ट्री, हमें उस ट्री की हाइट निकालनी है दैट कास्ट अ शेडो ऑफ 15 मीटर अंडर द सिमिलर कंडीशन। तो उस ट्री की हाइट निकालनी है जिसकी 15 मीटर शेडो फॉर्म होती है सेम कंडीशन में। तो इसको सम सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने पास एक टेबल फॉर्मेट में बना देंगे इसे, ठीक है। इस टेबल को हम फर्दर डिवाइडेड कर देंगे दो पार्ट्स में, ऐसे। यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिखा लेंथ ऑफ पोल इन मीटर, यहाँ पर मैंने लिखा लेंथ ऑफ शेडो, जो शेडो फॉर्म हो रही है, ऑल्सो इन मीटर। अब लेंथ ऑफ पोल कितनी दी थी, 14 मीटर, लिख लिया। इसकी शेडो कितनी बनती है, 10 मीटर की। ट्री की हाइट निकालनी है हमें, ट्री की हाइट निकालनी है, तो इधर हमने हाइट में डाल दिया x और शेडो वाले पोर्शन में डाला, कितनी शेडो बन रही थी, 15 मीटर, तो यहाँ लिख दिया 15 मीटर, ठीक। अब ध्यान से पहले ना इसको लॉजिक को खुद से कोशिश करो समझने की। अगर हमारी शेडो की लेंथ बढ़ेगी, शेडो की लेंथ पहले 10 थी, अब 15 हो गई। अब अगर यहाँ से हमारी लेंथ इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारी लेंथ ऑफ पोल और उसके हमारी जो लेंथ ऑफ ट्री रहा होगा वो भी हमारा क्या होगा, बड़ा होगा, यानी उसमें भी इंक्रीज हुआ होगा। अब हमने क्या देखा कि यहाँ पर जो वेरिएशन आया दोनों क्या सेम है, एक में इंक्रीज होने से तो दूसरे में भी इंक्रीज हो रहा है, तो ऐसा वेरिएशन कहलाता है डायरेक्ट वेरिएशंस। तो इस वेरिएशन को करने के लिए हमने अपने पास अभी क्या सीखा था, आप कैसे अब ना इसे एरो से भी याद रख सकते हो। एक्चुअली मैंने क्या बताया था, ये हमारी नंबर x1, ये x2, ये y1, ये y2। तो आप इस सम को सॉल्व करते चाहे तो 14 अपॉन x इज इक्वल टू 10 अपॉन 15 कर लीजिए, या आप इसको x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2 के फॉर्मेट से सॉल्व कीजिए, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो अगर हम ये वाला फॉर्मेट, ये वाला ले रहे हैं,
तो हमारा क्या बन गया 14/x। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, अगर एरो से याद कर रहे हो तो टो टू टिप 14/x इज इक्वल टू 10/15। ये डायरेक्ट हम कहाँ लगाते हैं, जब हम डायरेक्ट वेरिएशंस कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 10x इज इक्वल टू 14 × 15। ये 10 मल्टीप्लाई जब इक्वल के इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। आप इसको इजीली डिवाइड कर सकते हैं। इस वक्त हम 5 की टेबल से कर रहे थे, सो 2 की टेबल से डिवाइड हुआ 7, सो x इज इक्वल टू 21 मीटर हमारा आंसर आ गया। सो इसका मतलब जो हाइट ऑफ ट्री है क्या है, वो 21 मीटर। क्लियर। इसको एक और न्यूमेरिकल से करते हैं। सपोज 2 किलोग्राम ऑफ शुगर कंटेन 9 × 10⁻6 क्रिस्टल्स। 2 किलो शुगर में हमारे पास 9 × 10⁻6 क्रिस्टल्स है। क्रिस्टल मतलब शुगर, वो जो दाने होते हैं ना, चीनी के दाने, उनकी बात हो रही है। तो हमें ये बताना है हाउ मेनी शुगर क्रिस्टल्स आर देयर इन 5 kg ऑफ शुगर। सेकेंड में 1.2 kg ऑफ शुगर, कि अगर 2 किलो चीनी के अंदर इतने क्रिस्टल्स हैं शुगर के, तो 5 kg में कितने होंगे और 1.2 kg ऑफ शुगर में कितने होंगे। तो अगेन हम इसके अंदर क्या करेंगे, टेबल बना लेते हैं अपनी। तो सबसे पहले 2 kg हमें क्या दी हुई थी, क्वांटिटी। क्वांटिटी किस में दी है, kg में। और फिर हमें ये दिए हुए थे नंबर ऑफ क्रिस्टल्स, यानी दाने। तो क्वांटिटी और क्रिस्टल्स के लिए हमने अलग ब्लॉक बना लिया। 2 kg ऑफ शुगर में हमारे पास दाने थे 9 × 10⁻6। तो उसने पहला हमसे कितने के लिए पूछा है, 5 kg शुगर के लिए पूछा है, और फिर उसने हमें 1.2 kg ऑफ शुगर के लिए पूछा है। तो अगेन अगर मैं क्वांटिटी को एज्यूम कर लेती हूँ x, तो नंबर ऑफ क्रिस्टल मेरा क्या है, y। तो मैंने इस ब्लॉक को, जिसमें मुझे वैल्यू निकालनी है, मैंने लिख लिया y2 and y1। ठीक है। अब सोचने की बात है ना, अगर 2 किलो शुगर से बढ़कर हमारी शुगर 5 kg हो जाएगी, तो ऑब्वियसली जो हमारे नंबर ऑफ क्रिस्टल्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो जब शुगर बढ़ रही है तो नंबर ऑफ क्रिस्टल्स भी बढ़ेंगे। ऐसी कंडीशन में ये हमारा वेरिएशन होगा डायरेक्ट वेरिएशंस। ठीक है। और अगर डायरेक्ट वेरिएशन है तो मैंने क्या बता दिया, आप सिंपली एक एरो बना लो, और एरो में ध्यान ये रखो कि हमें टू टू टिप जाना है, टू टू टिप जाना है। यानी 2/5 इज इक्वल टू 9 × 10⁻6 y1। ये जो हमें निकालनी थी वैल्यू, उसको मैंने y1 एज्यूम किया था। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। सो ये हमारा बन जाएगा 2 × y1 इज इक्वल टू 5 × 9 × 10⁻6। हम 5 को 9 × 10⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को y1 से मल्टीप्लाई करेंगे। बच्चों ये 2 मल्टीप्लाई इक्वल के जब दूसरी साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, एक्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। अब आपको डिवाइड करना आता ही है, 2 को 5 से डिवाइड कर देंगे 2.5, और जब आप 2.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो आपके पास वैल्यू आएगी 22.5। हमने इसको 10⁻6 को एज इट इज़ छोड़ दिया। तो ये हमारे हो गए नंबर ऑफ क्रिस्टल्स, किसमें, जब हमारे पास 5 kg ऑफ शुगर निकालना था। ये क्लियर हो गया। अभी हमारे पास एक और सम करना है। अब उसने क्या पूछा था कि अब अगर आपके पास 1.2 kg ऑफ शुगर हो। बच्चों ये ध्यान से देखो, पहले आपके पास 2 kg शुगर था और अब आपके पास शुगर कितना है, 1.2 kg ऑफ शुगर है। तो यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ पर अब हमारी शुगर की क्वांटिटी क्या हो रही है, डिक्रीज। पहले 2 थी, अब 1.2 हो गई। 2 से कितनी हो गई, 1.2। तो अगर अब हमारी ये क्वांटिटी कम हो रही है तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ क्रिस्टल्स भी हमारे क्या होंगे, कम होंगे। क्वांटिटी अगर डिक्रीज हो रही थी तो उसकी वजह से नंबर ऑफ क्रिस्टल्स भी हमारे क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। तो अगेन ये वेरिएशन कौन सा बन गया, डायरेक्ट वेरिएशन। तो हमारा क्या बन जाएगा, टो टू टिप, टो टू टिप, यानी 2/1.2 इज इक्वल टू 9 × 10⁻6 y2। और आपको सिंपली मल्टीप्लाई करना है।
सो 2 इंटू वाई टू इज इक्वल टू 1.2 इंटू 9 इंटू 10⁻⁶। ये मल्टीप्लाई आप इक्वल के दूसरे साइड में लाकर डिवाइड में कन्वर्ट कर देंगे। 1.2 को 2 से जब डिवाइड करेंगे 0.6 आएगा। अब आप 0.6 को 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6 9 ज़ा 54, क्योंकि मुझे डेसिमल दिया है इसलिए हम लिखेंगे 5.4 10⁻⁶ क्रिस्टल्स। ये हमारा आंसर हो गया। इतना क्लियर हो गया? आगे बढ़े। ओके बच्चे, एक और एग्जाम्पल करते हैं। A 5 meter 60 centimeter high vertical pole cast a shadow 3 meter 20 centimeter long. कोई एक वर्टिकल पोल है जिसकी हाइट 5 मीटर 60 सेंटीमीटर है। ये शेडो फॉर्म करता है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर की। फाइंड आउट द सेम टाइम द लेंथ ऑफ द शेडो कास्ट बाय अनदर पोल 10 मीटर 50 सेंटीमीटर हाई। अब हमें ये निकालना है किसी दूसरे पोल जिसकी हाइट 10 मीटर 50 सेंटीमीटर दी हुई है उसकी शेडो जो होगी वो कितनी कास्ट होगी। और इसी के पार्ट 2 में हमसे पूछा है हमें फाइंड द हाइट ऑफ अ पोल। हमें उस पोल की हाइट निकालनी है जिसकी शेडो हो 5 मीटर। तो अगेन इसके लिए हम एक टेबल बना लेते हैं अपने पास। टेबल बनाने से हमारा सम करने के लिए ज़्यादा आसान हो जाता है, ठीक है ना। तो हमने ये अपने पास फटाफट टेबल बना ली। सबसे पहले हमें क्या दी थी? हमें दी थी लेंथ ऑफ पोल। लेंथ ऑफ पोल हम जो निकालेंगे वो स्टैंडर्ड यूनिट मीटर में निकालेंगे। और यहाँ हमने सेकंड में लिख लिया लेंथ ऑफ शेडो। अगेन इसकी भी हम यूनिट मीटर रखेंगे क्योंकि मीटर लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट है। अब लेंथ ऑफ पोल बच्चे पहले हमारे को क्या दी है? 5 मीटर 60 सेंटीमीटर। क्योंकि ये हमें मीटर और सेंटीमीटर में दी गई है तो हम सबसे पहले से कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में। हमें पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो आप जब इस 60 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 100। तो 0 से 0 कट करी और एक 0 क्योंकि आपके पास बच रहा है तो आप 6 के आगे लगा लेंगे, ठीक है। या इसका एक और तरीका भी आप ये मान लीजिए कि 60/100 है तो ये 2 0 है इसलिए 100 काट के 2 प्लेसेस से पहले आपने डेसिमल लगा दिया। अब इस डेसिमल 60 को आप इस 5 में ऐड करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 5 + 0.60 विच इज़ इक्वल टू 5.60 मीटर। तो इसका मतलब जब हम 5 मीटर 60 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5.60 मीटर। वो मैंने यहाँ लिख लिया। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा सारा आंसर एक स्टैंडर्ड यूनिट में रहे। तो ये पोल कास्ट करता है शेडो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। तो अब 3 मीटर 20 सेंटीमीटर की वैल्यू कितनी हुई? 3 + 20/100। और अभी हमने सीख लिया कि इसको हम कैसे लिखेंगे? 3 प्लस नीचे 2 0 है ना तो काट के 2 से आगे हम डेसिमल प्लेस कर देंगे। ये बन जाएगा 3.20 मीटर। सो इसे भी मैंने लिख दिया 3.20 मीटर। अब निकालना क्या था? लेंथ ऑफ शेडो निकालनी है जो किसकी? दूसरे वाले पोल की जिसकी हाइट थी 10 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो 10 मीटर 50 सेंटीमीटर बन गया मेरा 10.50। मुझे इसकी शेडो निकालनी है। और सेकेंड वाले क्वेश्चन में दिया है द हाइट ऑफ पोल विच कास्ट अ शेडो 5 मीटर लॉन्ग। अब अगर ये शेडो की लेंथ 5 मीटर हो तो मुझे इसका x1 फाइंड करना है। वापस देखते हैं हमारी कंडीशन क्या आ रही है। भाई कंडीशन ये है कि हमारी लेंथ यहाँ इंक्रीज़ हो रही है तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी हमारा शेडो इंक्रीज़ होगा। अब क्योंकि सेम वेरिएशन आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये अगेन क्वेश्चन हमारे पास डायरेक्ट वेरिएशन का ही है। तो डायरेक्ट वेरिएशन में मैंने आपको समझा दिया ना, टिप टू टू। इसका मतलब हम इसमें कौन सा वेरिएशन लगा रहे हैं? हम इसमें वेरिएशन लगा रहे हैं x1/x2 इज इक्वल टू y1/y2 का। आप चाहें तो x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2 का भी लगा सकते हैं। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 5.60 अपॉन 10.50 इज इक्वल टू 3.20 अपॉन y1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई
So 5.60y1 is equal to 3.20 into 10.50. So y1 will be 3.20 into 10.50 डिवाइडेड बाय ये जो मल्टीप्लाई था ये अब आकर डिवाइड हो जाएगा। अब हमें इसे सॉल्व करना है। सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके डेसिमल रिमूव कर देते हैं। मैंने सबसे डेसिमल कैसे रिमूव करेंगे, क्योंकि डेसिमल 2 प्लेसेस से पहले यहाँ भी लगा है और 2 प्लेसेस से पहले डिनोमिनेटर में भी लगा है, तो वो डेसिमल कैंसिल हो गए। ये ज़ीरो से आपने इस ज़ीरो को भी कैंसिल कर दिया। अब ये दोनों हमें देखना है कौन सी टेबल से कट हो सकते हैं। हाँ, देखने से पता चल रहा है कि ये हमारे 7 की टेबल से कट हो जाएंगे। 7 1 जा 7, 3 आपने कैरी किया तो 35, 7 5 जा 35 और ये कट हो रहा है 8 से। अब यहाँ 32 लिखा है तो ऑब्वियसली 8 से अगर हम कट करेंगे 4, 3 8 जा 4 और ये 0, डेसिमल 2 प्लेसेस से पहले था तो यहाँ लगा दिया। तो अब आपका y1 आ गया डेसिमल 40 इंटू 15। सो डेसिमल 40 इंटू 15 जब हम करेंगे तो ये हमारा बन गया, डेसिमल आपको लगाना है 1 2 प्लेसेस से पहले। सो 6 मीटर मेरा पहला आंसर। इतना क्लियर। इसका सेकंड पार्ट अब निकालना शुरू करें। सेकंड पार्ट में हम देख रहे हैं, यहाँ पर देखो सेकंड पार्ट में जब लेंथ ऑफ पोल 5.60 है तो हमें निकालना है कि नेक्स्ट पोल की हाइट क्या होगी जिसकी शेडो की लेंथ अब बढ़कर हो गई है 5। अगर शेडो की लेंथ बढ़ रही है तो ऑब्वियसली पोल की लेंथ भी बढ़ेगी। तो पार्ट नंबर 2 कर रहे हैं। ये क्वेश्चन भी हमारा बन गया डायरेक्ट वेरिएशन का। तो अब हमारे यहाँ पर जो वेरिएशन वो बन रहा है वो क्या लेंगे हम, 5.60 अपॉन x1 इज इक्वल टू 3.20 अपॉन 5 और फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा बन गया 5.60 इंटू 5 इज इक्वल टू 3.20 x1। ये मल्टीप्लाई नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर आकर कन्वर्ट हो जाएगा डिवाइड में। वही जैसे हमने किया था, पहले तो 0 से 0 रिमूव, डेसिमल से डेसिमल रिमूव। अब 8 की टेबल से कट रहा है, 8 4 जा 8 7 जा। अब आप जब इसको डिवाइड करेंगे आपके पास आ गया 35, 7 5 जा 35/4 और जो 35/4 का जब आप डिवाइड करेंगे यू विल गेट 8.75 मीटर। आपका आंसर हो गया। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में इनवर्स वेरिएशंस करेंगे और आपका होमवर्क होगा कि आप अपनी टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट वेरिएशंस के सम को खुद सॉल्व करेंगे। और अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।